गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी तक हम 10वीं में कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं इसका रिवीजन। तो रिवीजन की शुरुआत करता हूँ मैं अर्थशास्त्र की फर्स्ट लेसन से। इसका नाम है विकास। हमें बच्चों क्वेश्चन किस तरह से करना है ये भी हमें समझना है। यहाँ पर अपने जो प्रश्न एक बुक है, इसका ये विकास लेसन है, 5 नंबर का है। ये 5 नंबर इसका अंक है और प्रश्न आने की प्रवृत्ति कैसी है? यहाँ पर 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, बाकी 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, जिसकी आप 4 शब्द सीमा जानते हैं। 2 नंबर का 50 शब्द में हमें वो काम करना है, ठीक है, उसकी लिमिट रखनी है। और 1 नंबर का लघुत्तर अति लघुत्तरात्मक भी हो सकता है, बहुविकल्प वाला भी हो सकता है या रिक्त स्थान वाला भी हो सकता है। इसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो देखते हैं इसके कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन है इसके बारे में, उसकी शुरुआत करते हैं यहाँ से। अच्छा, पहले हम ये जान लें बच्चों क्या होता है विकास। विकास के बारे में समझें। अभी कोई 2 व्यक्ति हैं, उनका ही विकास के हमें माप करना है। तो किस आधार पर देखें कि एक के पास मान लो जैसे कि एक के पास बड़ा मकान है और एक के पास छोटा सा मकान है। तो मेरे ख्याल से विकास हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे कि बड़े मकान वाले को ज़्यादा हम विकसित मानेंगे और उसकी अपेक्षा दूसरा उससे कम पिछड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर तुलना की कि इसी तरह से जिस तरह से हम यहाँ पे आकलन कर रहे हैं उसी तरह से देशों की भी तुलना की जाती है। और देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? प्रति व्यक्ति आय या औसत आय के आधार पर। किसकी इनकम कितनी ज़्यादा है इसी बात पर ये चीज़ निर्भर करती है। हमें यहाँ पर यही देखना है बच्चों। अब देखना, कोई एक ऐसी संस्था है जो ये काम करती है, किसी देश की तुलना किस आधार पर करती है? या तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करेगी, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या इसे क्या कह सकते हैं हम? औसत आय भी कहते हैं। इसको बाद में समझेंगे। या राष्ट्रीय आय के आधार पर, या राष्ट्रीय आय के आधार पर, इस आधार पर तुलना करती है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। कौन सी संस्था है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, उसको हमें यहाँ पर समझना है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो विभिन्न देशों के विकास की तुलना करता है। तो हमें वहां पर क्या बताना है? विश्व बैंक या विकास बैंक? क्या बताना है? विश्व बैंक या विकास बैंक। और इसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ पर कि विश्व बैंक या विकास बैंक किसी विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पर करता है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के आधार पर। प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आधार पर, राष्ट्रीय आय के आधार पर कैपिटा इनकम इंग्लिश में कहें तो, राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। क्या अब मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे, क्या प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय क्या दोनों एक ही चीज है? तो मेरे ख्याल से ये दोनों एक ही चीज नहीं है बच्चों, ये दोनों में अंतर है। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, इस चीज को हमें यहाँ पर समझना है। राष्ट्रीय आय, मान लो ये कोई देश है, ठीक है। इस देश में इस देश की पूरी इनकम, यहाँ पर रहने वाली जनसंख्या, इसकी टोटल जो इनकम है, ठीक है, इस देश को यहाँ पर इनकम हो रही है वो क्या कराएगी? नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय क्या चीज है वो यहाँ पर समझना है। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति की इनकम को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। इसका एक दूसरा नाम है बच्चों औसत आय। औसत आय, प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? औसत आय, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात किया जाता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको पहले हम समझें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। प्रति व्यक्ति आय या इसे औसत आय भी कहते हैं, ठीक है। ये हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि औसत आय अलग तो नहीं है, प्रति व्यक्ति आय कोई औसत आय का है, ठीक है। याद करने का फॉर्मूला देखना, देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या।
यहाँ पर इस फॉर्मूले में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि देश की कुल आय ये हमेशा ऊपर की साइड में आएगा और देश की कुल जनसंख्या वो हमेशा नीचे की साइड में आएगा। टॉप मोस्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेना, परीक्षा में आने की संभावना 90% इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब इसके बाद देखना बच्चों, यहाँ पर ये जो देश की कुल आय है इसकी जगह देश की राष्ट्रीय आय भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपकी क्लियर हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि विश्व बैंक के विकास बैंक के आधार पर, अब इस बात को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि क्या हम किसी व्यक्ति की तुलना केवल इनकम के आधार पर करना ही सही मापदंड है? क्या इसी आधार पर हमें मापदंड करना चाहिए? मेरे ख्याल से मेरी मानता है कि ये चीज़ आधारभूत तत्व है। इसके अलावा भी हमें और चीज़ देखना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास काफ़ी पैसा है पर वो संपन्न नहीं है, संपन्न मतलब शिक्षा उसके पास नहीं है और वो स्वास्थ्य में बहुत कमज़ोर है, मेरे ख्याल से उसका पैसा सारा बेकार है, तो ठीक है। तो इनके अलावा तो मतलब ऐसे देशों की तुलना भी की जाती है कि इनकम के आधार पर ही नहीं, इनकम तो फर्स्ट प्राइमरी तो उसको देंगे सही, पर इसके अलावा भी और चीज़ें देखी जाती है जो कि जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चीज़ें भी देखना आवश्यक है। तो ये काम जो काम करता है, इस चीज़ को देखने का कार्य वो विश्व बैंक विकास बैंक के अतिरिक्त कौन सी संस्था करती है? UNDP, जिसे हम फुल फॉर्म के बारे में बाद में समझेंगे, ठीक है। UNDP, ठीक है, ये वाला काम करती है। इसकी एक संस्था है HB, इसका एक संस्था HBR, ये रिपोर्ट तैयार करता है और इस आधार पर शिक्षा और स्वास्थ्य खास करके किस चीजों पर आकलन करता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुख्य रूप से इन चीजों के भी आधार पर आकलन करता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, शिक्षा UNDP विकास की तुलना किस आधार पर करता है? तो हमें क्या बताना है यहाँ पर? शिक्षा और स्वास्थ्य। हमें क्या बताना है यहाँ पर? शिक्षा और स्वास्थ्य। मतलब विश्व बैंक और विकास बैंक तो क्या काम करता है? ये प्रति व्यक्ति आय या औसत आय के आधार पर किसी भी देश की तुलना करने का कार्य करता है और ये इनको भी लेता है, ऐसी बात नहीं कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को भी शामिल करता है, पर इसके साथ वो और चीज भी शामिल करता है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीजों को भी शामिल करके और इनको भी शामिल किया जाता है। वो काम कौन करता है? UNDP, ठीक है। इसके अलावा अब अन्य क्वेश्चन को हम समझते हैं। विकास की धारणा, इस लेसन का दूसरा इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, विकास की धारणीयता। इस प्रश्न को हमें अच्छी तरह समझना है बच्चों, ठीक है। विकास तो समझ ही चुके हो कि किस तरह से होता है विकास। विकास की धारणीयता, धारणीयता शब्द का हमें अर्थ समझना है। यहाँ पर धारणीयता का मतलब यहाँ पर कुछ एक शब्द आ रहा है, उससे मेरे ख्याल से थोड़ा समझने का प्रयास करोगे आप। जैसे धारण, ठीक है, धारण, और धारण करना है क्या होगा? रखना, ठीक है, इसको रखना। किसको रखना है? हमें यहाँ पर विकास को रखना है। किसको रखना है? यहाँ पर विकास को रखना है। विकास को कैसे रखेंगे? ये चीजें हमें समझना है। यहाँ पर पहले इसके बारे में समझे, विकास की धारणा, फिर एग्जाम्पल से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देखिए आप कि विकास, पहले इसकी परिभाषा के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूँ। हमें संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना है जिससे वर्तमान विकास तो बना है, साथ में आगे आने वाली पीढ़ियां भी उस संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास बनाए रखे। तो मेरे ख्याल से ये क्या होगा? विकास की धारणीयता होगी। अभी में मेरे ख्याल से आपको ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें। जैसे कि अभी आप देखो, अरब देश है, अरब देशों के पास एकमात्र संसाधन क्या है? पेट्रोल। आज पेट्रोल है, इसी वजह से वो संपन्न है, काफ़ी पैसा है उनके पास, गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उनके पास पेट्रोल संसाधन खत्म हो जाएगा, क्या उनके आगे आने वाली पीढ़ियाँ उस विकास को लगातार बनाए रख सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि पेट्रोल एक सीमित संसाधन है। तो इसके लिए बच्चों क्या कहते हैं, पेट्रोल वो इस तरह से उपयोग करें, इसका एकमात्र यही है कि इनको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? आज जो संसाधन उसका इस तरह से उपयोग करें कि वो तो अपना विकास बनाए रखे हुए हैं और जो भविष्य में कहते हैं उनकी जो पीढ़ियां आएगी वो उसी संसाधनों का उपयोग करें,
उसी संसाधनों का उपयोग करें और अपना विकास बनाए रखें। इस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये विकास की धारणा यहाँ पर क्लियर हो गई। बहुत सी बार बच्चों हमसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अभी मैंने कहा था आपसे इसका फुल फॉर्म को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बस 2-3 मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूं, फिर ये चैप्टर अपना लगभग समाप्त हो जाएगा। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।